हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रज्ञान आईएएस। तो जैसा कि आप सभी को पता है, आज दुनिया के सबसे बड़े महापर्व, दुनिया के सबसे बड़े डेमोक्रेटिक कंट्री इंडिया के अंदर लोकसभा 2024 के इलेक्शन की जो है घोषणा हो चुकी है। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लगभग 3 बजे जो है चुनाव की घोषणा की और उस घोषणा के साथ ही इंडिया में जो है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट या आदर्श आचार संहिता लागू हो गई। तो आज हम जानेंगे इस चुनाव के बारे में, 18वीं लोकसभा के बारे में और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में कि आदर्श आचार संहिता होती क्या है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये आपके यूपीएससी के या स्टेट पीसीएस या ऑल अदर जो एग्जाम है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा जो आम नागरिक है, जो भारत के सिटीजन है, उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। उन्हें भी जानना चाहिए कि आखिर जो 2024 का इलेक्शन है उसमें क्या क्या प्रोविजन है, क्या क्या नई चीजें आई हैं, इलेक्शन कमीशन ने क्या घोषणाएं की हैं। और दूसरा कि जो आदर्श आचार संहिता होती है उसके अंदर क्या क्या होता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं जो 2024 की जो चुनावी घोषणा है उसका आदर्श वाक्य क्या है। उसका आदर्श वाक्य है, चुनाव का पर्व देश का गर्व। तो ये जो टैग लाइन है आपके किसी भी एग्जाम में पूछी जा सकती है कि जो 2024 का जो इलेक्शन है लोकसभा का, उसकी टैग लाइन, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। वैसे आपको बता दूं, जो 2024 का इलेक्शन है इसके अंदर 543 543 लोकसभा के इलेक्शन के लिए 543 सीट के लिए इलेक्शन हो रहा है। और जो पार्टी इसमें इलेक्शन जिसको जीतना है, बहुमत में आना है, उसके लिए 272 होगा बहुमत का आंकड़ा। तो जैसे कि आप जानते हैं कि 2019 के बाद जो 17वीं लोकसभा इलेक्शन हुए थे उसके बाद ये है 18वीं लोकसभा का इलेक्शन। तो 2019 के बाद कई बड़े फैसले सरकार ने लिए, जैसे 370 का हटाया जाना, आर्टिकल 370। उसके अलावा जो है राम मंदिर का निर्माण, राम मंदिर। इसके अलावा जो है अभी हाल ही में जो है सीए का लागू होना। तो इन कई बड़े फैसलों के बाद एक तरह से जो मोदी गवर्नमेंट है या करंट की जो गवर्नमेंट है उसके लिए भी ये एक चुनौतीपूर्ण कार्य होगा कि 2024 को वो किस तरह से वो लेते हैं। वहीं विपक्ष बहुत कमजोर है। विपक्ष में जो है फिलहाल जो कांग्रेस है उसके पास 50 से 55 जो है एमपी है। तो उसके लिए भी एक चुनौती होगी कि वो इस इलेक्शन को कैसे लड़ती है। तो इंडिया के अंदर जो इलेक्शन कराने वाली मेन बॉडी है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। उसके बारे में जान लेते हैं वो क्या है। आर्टिकल 324, आर्टिकल 324 में जो है इलेक्शन कमीशन के बारे में बताया गया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और इसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950। 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी। और 25 जनवरी को ही जो है 25 जनवरी को जो है नेशनल वोटर डे मनाया जाता है। भारत में वोटर्स डे मनाया जाता है। तो ये कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है जो आपके एग्जाम से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट है। दूसरा, जो फिलहाल में जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, वो है राजीव कुमार। राजीव कुमार। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में जो है एक होते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमीशन, CIC। तो वो है राजीव कुमार। इसके अलावा दो और चुनाव आयुक्त होते हैं जो अभी फिलहाल में है। एक है ज्ञानेश कुमार, इनकी अभी हाल ही में नियुक्ति हुई है। और दूसरे हैं सुखबीर सिंह संधू। सुखबीर सिंह संधू। हालांकि जो इलेक्शन कमीशन है ये भी काफी विवादों में रहा है पिछले कुछ सालों में। आपने देखा होगा कि जो गवर्नमेंट की जो इसको लेके गाइडलाइंस थी, इसको अपॉइंट करने की, वो अलग थी, फिर सुप्रीम कोर्ट ने अलग दी, फिर उसके बाद जो है गवर्नमेंट फिर इस पे एक कानून लेके आई। वो ऑलरेडी एक वीडियो में हम लोग करा चुके हैं। तो अभी आगे देखते हैं कि 2024 के जो इलेक्शन है उसमें क्या क्या घोषणाएं हुई, वो एक बार देख लेते हैं। तो जो 2024 के जो इलेक्शन है वो स्टार्ट होंगे 19 अप्रैल
2024 से, और ये चलेंगे 1 जून तक। तो 7 चरणों में इलेक्शन होंगे, 7 फेजेस इसके लिए होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। 7 चरणों में चुनाव होंगे। पहला जो चुनाव होगा वो होगा 19 अप्रैल को, उसके बाद 26, फिर 7 मई, फिर 13, 20 और 25 मई को, और जो सबसे लास्ट वाला जो 7th फेज है वो होगा 1 जून को। उसके बाद जो काउंटिंग होगी वो होगी 4 जून को। 4 जून को जो है रिजल्ट आएगा, क्योंकि जो 17वीं जो लोकसभा है, 17वीं लोकसभा का जो कार्यकाल है, जो टर्म है वो है 16 जून तक। तो रूल ये होता है कि 16 जून से पहले पहले नई गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हो जाना चाहिए। और एक चीज, ये अब तक के इतिहास में, भारत के डेमोक्रेटिक इतिहास में ये सबसे लंबा चुनाव होगा। ये लगभग 44 दिनों तक चलेगा, 44 डेज तक ये इलेक्शन चलेगा। और इसमें एक जो नई इंटरेस्टिंग बात की है वो की है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बोला है कि जो 4M है उससे निपटने का हम काम करेंगे। 4M क्या है? 4M हिंदी में आप देख लो, यह है बाहुबल, धन, गलत सूचना और MCC का उल्लंघन। या फिर आप देख सकते हैं मसल्स, ताकत, मनी, मिस इन्फॉर्मेशन एंड MCC वायलेशन। यानी इन चीजों से निपटने के लिए जो इलेक्शन कमीशन है वो जोर लगाएगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन अपने आप में एक वैसी जुडिशियल बॉडी है, उसके पास न्यायिक शक्तियां होती है, जिसके दम पे जो है इलेक्शन कमीशन चुनाव को निष्पक्ष पूर्ण तरीके से कराता है। एक नई चीज जो निकल के आई है वो है कि इस बार लगभग 97 करोड़ लोग जो है मतदान करने के पात्र है। लगभग 97 करोड़ वोटर है। बहुत सारे युवा वोटर इस बार जुड़े हैं, क्योंकि इंडिया इस बार दुनिया का सबसे बड़ा पॉपुलेशन वाला कंट्री बन गया है, जिसके पास सबसे ज्यादा यूथ है। दूसरा, जो 85 साल से ज्यादा के लोग हैं, बुजुर्ग हैं, वो अपने घर से ही मतदान कर सकते, उन्हें अपने घर से ही मतदान करने की अनुमति होगी। और जो मतदान केंद्र है, मतदान केंद्रों पे क्या है, पेयजल और शौचालय जैसी सुविधाएं होगी। इसके अलावा जो न्यूनतम जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो सारी प्रोवाइड कराई जाएगी। और जो मौजूदा लोकसभा है उसका कार्यकाल है 16 जून को ये खत्म हो रहा है। ठीक है, इसके आगे देखते हैं। अब बात करते हैं कि जैसे इलेक्शन की जो घोषणा होती है तो आदर्श आचार संहिता, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाती है। ये क्या है? जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है MCC, चुनाव के दौरान जो राजनीतिक दल जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज और जो कैंडिडेट होते हैं, उनके लिए मार्गदर्शन का काम करती है। उन्हें बताती है कि उन्हें मतलब कैसे इलेक्शन लड़ने हैं, क्या ईमानदारी रखनी है, क्या किन गलत कामों से बचना है। तो उनके लिए कुछ मानदंड है या सिद्धांत है, सिद्धांतों का समूह है, जो जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं और जो कैंडिडेट होते हैं उनके लिए एक संहिता है। दूसरा, उनको इस संहिता का पालन करना होता है और इसका सम्मान करना होता है, क्योंकि ये अपने आप में एक नैतिक संहिता है। ये कानूनी रूप से कोई बाध्यता नहीं है कि इसको मतलब एनफोर्सेबल कराया जा सकता है या ये जस्टिसेबल है, लेकिन कुछ प्रोविजन है जिसके तहत ये लागू हो जाती है। जो चुनाव आयोग है इसके बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि आर्टिकल 324 के तहत स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए सत्ताधारी राजनीतिक दल और चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों द्वारा MCC का पालन सुनिश्चित करता है। आगे बात करते हैं MCC में और क्या होता है। MCC के उद्देश्य है आधिकारिक मशीनरी का दुरुपयोग रोकना। जो आधिकारिक जो मशीनरी है उसका दुरुपयोग रोकना, यानी मान लो अभी कोई करंट की गवर्नमेंट है, तो करंट की गवर्नमेंट जैसे ही चुनावी घोषणा हुई तो वो गवर्नमेंट तो रहेगी, लेकिन एक्चुअल में उसके पास पावर नहीं होगी, सारी पावर चली गई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास। यानी वो अपने तरीके से चुनाव को कराएगा। फिर ये आरोप लगते हैं कि ईवीएम हैक हो गई, ये ईवीएम चोरी हो गई, तो इसके लिए पूरी तरह जिम्मेदार होगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस चीज का फायदा ना उठाए, ये सत्ताधारी पार्टी जो है इस चीज का फायदा ना उठाए, इसलिए उसको साइड कर दिया जाता है, सारी पावर आ जाती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास। दूसरा है MCC चुनाव आयोग द्वारा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की तारीख से लागू होती है। यानी जैसे ही आज 16 मार्च को जैसे ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने चुनाव की घोषणा की कि 7 चरणों में चुनाव होंगे, तो उसी के साथ MCC लागू हो गई, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ये लागू हो गई। और ये लागू कब तक रहेगी? ये जब तक चुनावी जो प्रक्रिया है जब तक ये रहेगी तब तक ही ये लागू रहेगी। यानी 4
4 जून को जैसे ही रिजल्ट आएंगे उस दिन तक, जब ये रिजल्ट का काम पूरा होगा तब तक ये लागू रहेगी। लोकसभा के आम चुनाव के दौरान यह संहिता पूरे देश में लागू होती है। राज्य की विधानसभा के आम चुनाव के दौरान यह संहिता पूरे राज्य में लागू होती है। यानी जब लोकसभा के इलेक्शन हो तो तब पूरे देश में ये लागू रहेगी, लोकसभा के इलेक्शन के टाइम पे। और जब किसी स्टेट के अंदर इलेक्शन हो तब ये केवल उस स्टेट में लागू होगी। चूंकि इस बार 2024 में तो इसी के साथ में जो है 18वीं लोकसभा के इलेक्शन के साथ में जो है 4 और स्टेट जो असेंबली है उनके इलेक्शन होने हैं। वो 4 स्टेट कौन कौन से हैं? वो 4 स्टेट है। पहला है आंध्र प्रदेश, दूसरा है अरुणाचल प्रदेश, तीसरा है ओडिशा और चौथा है सिक्किम। अब ये 4 स्टेट के इलेक्शन इसके साथ होंगे। वैसे जम्मू कश्मीर की जो स्टेट असेंबली है उसमें भी इलेक्शन होने चाहिए थे, लेकिन किसी कारणवश उसमें जो है इलेक्शन की घोषणा नहीं हुई है। लगभग 4 साल से ज्यादा हो गई, वहां पे इलेक्शन होने चाहिए थे, लेकिन वो अभी इसके साथ उसकी घोषणा नहीं हुई है। आगे देखते हैं कि जहां बाई इलेक्शन हो रहे हैं या उपचुनाव हो रहे हैं, अगर मान लो किसी स्टेट में किसी सीट पे बाई इलेक्शन चल रहे हैं तो उस टाइम पे जो एमसीसी लागू होगी वो केवल उसका जो निर्वाचन क्षेत्र होगा वहीं पे लागू होगी, उसके अलावा बाकी जगह पे वो लागू नहीं होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में कि जो एमसीसी जब लागू होती है तो वो किस एरिया पे लागू होती है, या बाई इलेक्शन के दौरान किस एरिया पे लागू होती है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। आगे देखते हैं कि जो एमसीसी है इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, यानी एमसीसी आई कहां से इंडिया के अंदर। देखो, इसका कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन एमसीसी का नहीं है, यानी संविधान में कहीं पे भी एमसीसी के बारे में नहीं बताया गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है उसने समय समय पे इसमें जो एमसीसी का जो डेवलपमेंट हुआ उसमें कुछ सुधार किए और धीरे धीरे इसको अपना लिया। यानी ये कानूनी रूप से भी बाध्य नहीं है, एनफोर्सेबल नहीं है। लेकिन इसमें देख लेते हैं कि इसकी जो जड़ें हैं वो भारत के चुनावी इतिहास में ही है। सबसे पहले इसकी उत्पत्ति हुई थी केरल में। यानी केरल में क्या है कि जब वहां पे स्टेट असेंबली के इलेक्शन थे उससे पहले वहां पे जो 1960 ये बात है, एमसीसी की उत्पत्ति केरल में 1960 के जो विधानसभा इलेक्शन थे उनके चुनाव से मानी जाती है। उस टाइम क्या है कि जो वहां का जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन था या जो राज्य प्रशासन था उसने वहां के राजनीतिक नेताओं के लिए एक आचार संहिता तैयार की थी। तो ये है इसकी हिस्ट्री जहां से स्टार्ट होती है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसके बैकग्राउंड में, इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में ये निकल के कहां से आ रही है। तो इसके लिए स्टेट है केरल, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं, इसके बाद 1962 के जो लोकसभा इलेक्शन हुए थे, 1962 के लोकसभा इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों और राज्य सरकारों को कोड प्रसारित किया जिसका आमतौर पर पालन किया गया। एक वर्ड आया है यहाँ पे, मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल। ये क्या होते हैं? देखो, मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल बनने के लिए राष्ट्रीय जो राजनीतिक दल होते हैं, नेशनल पार्टीज होती हैं, उसके लिए कुछ क्राइटेरिया होता है। जैसे वो पार्टी उस क्राइटेरिया को फुलफिल करती हैं तो उन्हें मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल की सूची में शामिल कर लिया जाता है। अभी इंडिया के अंदर 6 पॉलिटिकल पार्टी ऐसी हैं जिनको जो है नेशनल पार्टी का दर्जा मिला हुआ है, नेशनल पार्टीज का जिसको दर्जा मिला है। ये कौन कौन सी है? अब एक सबसे पहली है आम आदमी पार्टी, आप। दूसरी है बीएसपी, तीसरी है बीजेपी, चौथी है सीपीआई एम, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी पार्टी, और पांचवी है इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये इंडिया की सबसे पुरानी पार्टी है। तो जो छठी पार्टी है वो है एनपीपी, नेशनल पीपल पार्टी। ये जो है ये है मेघालय की पार्टी, जो सांगमा आपने नाम सुना है, उसी की ये पार्टी है। तो ये 6 पार्टी अभी जो है 1 2 3 4 5 6, ये 6 पार्टी ऐसी हैं जिनको मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल का दर्जा मिला हुआ है। इनको इलेक्शन के दौरान कुछ विशेष सुविधाएं दी जाती है। तो एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं कि जो 6 राजनीतिक दल हैं कौन कौन से हैं जिनको नेशनल पार्टी का या मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल का दर्जा मिला हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं
1962 से 91 तक क्या सिचुएशन थी? 1992 से 91 तक सिचुएशन थी कि बाहुबल और धन का उपयोग करके भ्रष्ट चुनावी प्रथाओं के मुद्दे को संबोधित करने के लिए इलेक्शन कमीशन को एक कोड परिष्कृत करना पड़ा। यानी 1962 से 91 तक चुनाव में बाहुबल का, धन का या भ्रष्ट तरीकों का, इन प्रथाओं का बड़े पैमाने पर उपयोग हुआ। तो फिर इलेक्शन कमीशन को लगा कि इसमें सुधार होना चाहिए और उसी के लिए अलग से एक डिपार्टमेंट जोड़ा गया और इस कोड का नाम बदल के अब कर दिया गया एमसीसी। इसी कोड को दर्जा दिया गया एमसीसी, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, और इसे कुछ सख्त बना दिया गया। यानी पहले कंपेयर में इसमें जो है कुछ रूल एंड रेगुलेशन पहले कंपेयर में टाइट थे, सख्त थे, जिससे कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है, कैंडिडेट हैं, वो इसका पालन अच्छे से कर सके और जो चुनावी प्रक्रिया है वो पारदर्शी तरीके से हो सके। उसके बाद 1991 के बाद ईसीआई ने नए तरीकों का उपयोग करके एमसीसी को लागू किया और उल्लंघन के मामले में जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे उस टाइम के, टीएन शेषन, उन्होंने चुनाव स्थगित करने के लिए अनुच्छेद 324 के तहत संवैधानिक शक्ति का प्रयोग किया। यानी एमसीसी को लागू करने के लिए उस टाइम के जो इलेक्शन थे वो रद्द कर दिए गए थे, आर्टिकल 324 की पावर का इस्तेमाल करते हुए। और 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने जो इलेक्शन कमीशन को जो है एमसीसी में चुनाव घोषणा पत्र पर दिशा निर्देश शामिल करने का निर्देश दिया, जिसे बाद में 2014 के आम चुनाव के लिए कोड में शामिल किया गया। ये कुछ चीजें हैं जो इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से जुड़ी हुई है कि कैसे कैसे डेवलप हुई। अच्छा, जो आदर्श आचार संहिता है, इसमें ऐसा क्या इंपॉर्टेंट है या क्या इंपॉर्टेंट इसके प्रोविजन है जो हर सिटीजन को पता होने चाहिए? देखो, आज के टाइम में हर सिटीजन का जागरूक होना बहुत जरूरी है। वो इसलिए क्योंकि सिटीजन जागरूक होंगे तो वो एक अच्छे नेता को चुन सकते हैं, और जब अच्छे नेता को चुनेंगे तभी देश अच्छे से डेवलप कर सकता है। तो ये चीजें हर किसी के लिए जरूरी है, स्टूडेंट के साथ साथ एक आम नागरिक के लिए भी जरूरी है कि ये उसको पता होनी चाहिए। तो इसमें क्या क्या है? सामान्यतः आचरण, कोई भी पार्टी या उम्मीदवार किसी भी ऐसी गतिविधि में शामिल नहीं होगा जो मौजूदा मतभेदों को बढ़ा सकती है। यानी जो पॉलिटिकल पार्टी है या कैंडिडेट है, उसे किसी मतभेद में नहीं घुसना है, उसे दूर रहना है इन चीजों से, या नफरत या जातिवाद या समुदाय, धर्म, भाषा, इस तरह की सिचुएशन नहीं आनी चाहिए इनके आधार पर कि कोई तनाव पैदा हो जाए। तो इन चीजों का ध्यान रखना है। दूसरा, जो एक पॉलिटिकल पार्टी है वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की आलोचना इस आधार पे कर सकती है कि उसका जो, जब वो सत्ता में थी तो उसने क्या काम किया, क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, इस आधार पे आलोचना की जा सकती है। किसी की पर्सनल लाइफ को लेके जो है कमेंट नहीं होगा। तो इन चीजों का इसमें ध्यान रखा जाता है। एक तीसरी बात है कि मंदिर, मस्जिद, चर्च, पूजा स्थल, इन चीजों का उपयोग जो है चुनाव प्रचार के लिए नहीं किया जाएगा। इसलिए नहीं किया जाएगा क्योंकि धर्म जो है वो आधार नहीं है चुनाव का, यानी धर्म के आधार पे चुनाव नहीं होते। आर्टिकल 14, 15, 16 और जो हमारी प्रियम्बल है वो इन चीजों को बताती है कि जो इलेक्शन है या जो संविधान है वो सबके लिए बराबरी से लागू होता है। तो संविधान के जो मूल्य हैं उनको लागू करने के लिए जो मंदिर, मस्जिद, चर्च जैसे या धार्मिक स्थल जो भी हैं, इनका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। आगे बात करते हैं कि जो नागरिक है, नागरिकों के शांतिपूर्ण और अबाधित घरेलू जीवन के अधिकार का सम्मान किया जाना चाहिए। हर एक नागरिक का सम्मान होना चाहिए और किसी भी क्षेत्र में प्रचार केवल संबंधित व्यक्ति या संगठन की अनुमति से ही किया जाना चाहिए। यानी जबरदस्ती से किसी से वोट नहीं मांग सकते, जबरदस्ती किसी के यहाँ पे कोई कार्यक्रम नहीं कर सकते। तो इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। फिर जो बैठकें होती है, जो मीटिंग्स होती है पार्टी की या उम्मीदवार की, उसमें क्या क्या प्रोविजन है? ये एक प्रस्तावित स्थान पे होनी चाहिए, निश्चित समय होना चाहिए और इस स्थान और समय की जानकारी एडमिनिस्ट्रेशन को होनी चाहिए। वो क्यों होनी चाहिए? मान लो दो पॉलिटिकल पार्टी है जिनमें से ये एक रास्ता है या कोई स्थान है। अब एक पार्टी यहां से अपना जुलूस निकालना चाह रही है, इधर से चली पार्टी ए, तो अगर इसने जो है एडमिनिस्ट्रेशन को इंफॉर्मेशन नहीं दी और पता चला उसी टाइम पार्टी बी जो है वो इधर से जुलूस लेके आ रही है और दोनों में टकराव होने पे फिर क्या है कि झगड़ा होगा। तो ऐसे झगड़ों से बचने के लिए या जो कानूनी व्यवस्था है उसको बनाए रखने के लिए जरूरी है कि जब भी कोई पार्टी कोई जुलूस निकाले, कोई रैली निकाले या कोई मीटिंग करे, तो उसके लिए पहले एडमिनिस्ट्रेशन को इंफॉर्मेशन देनी होगी, बताना होगा कि हम इन रास्तों का उपयोग करेंगे। तो जो इनकी सीटिंग्स हो गई या मीटिंग हो गई, ये एक पहलू हो गया, इसलिए जो है इसको ध्यान रखना है।
दूसरा जुलूस का हो गया, ये जुलूस वाला मैंने इसी के साथ आपको बता दिया। फिर है कि पोलिंग डे या मतदान दिवस, यानी जिस एरिया में जिस दिन वोटिंग होना है उस दिन क्या क्या होगा। शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने के लिए पार्टी और उम्मीदवार को मतदान केंद्रों पर अधिकारियों के साथ सहयोग करना चाहिए। इसमें जो कैंडिडेट है या पार्टी है या सिटीजन है, सबकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि उन्हें कोऑपरेट करना होगा। जो ऑफिसर्स हैं वहां पे, जो ऑफिसर्स ड्यूटी पे हैं या जो भी कर्मचारी वहां पे ड्यूटी पे है या जो भी फोर्स वहां पे ड्यूटी पे है, सबको कोऑपरेट करना चाहिए ताकि इलेक्शन निष्पक्ष रूप से संपन्न हो सके। और दूसरा, मतदान केंद्रों के बाहर भोजन या शराब का वितरण नहीं किया जाना चाहिए। ये क्या लिखती है, केंद्रों पर भोजन या शराब का वितरण नहीं किया जाना चाहिए। अब इसके बिना तो इंडिया में इलेक्शन होते ही नहीं, लेकिन क्या है, फिर भी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसकी गाइडलाइंस है या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का ये पार्ट है कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए। हालांकि वो अलग पहलू है कि सच्चाई में ये चीजें होती हैं, लेकिन ये नहीं होनी चाहिए। मतदान केंद्र, जो मतदान केंद्र है, मतदाताओं के अलावा एक तो वहां पे वोटर्स होंगे जो मतदान केंद्र होगा। दूसरा, जो इलेक्शन कमीशन ने जिन ऑफिसर्स को या जिन कर्मचारियों को वहां पे अपॉइंट कर रखा है वही वहां पे एंट्री कर सकते हैं, उसके अलावा बाहरी कोई आदमी आके वहां पे एंट्री नहीं करेगा। आगे फिर इसके ऑब्जर्वर्स कौन होते हैं या पर्यवेक्षक कौन होते हैं। चुनाव आयोग पर्यवेक्षकों की नियुक्ति करता है। जो इलेक्शन कमीशन है वो जो इसमें ऑब्जर्वर्स होते हैं वो अपॉइंट करते हैं चुनाव आयोग या इलेक्शन कमीशन, जिन्हें चुनाव के संचालन के संबंध में कोई विशेष शिकायत या समस्या होने पर उम्मीदवार या उनके एजेंटों द्वारा सूचित किया जा सकता है। सत्ता में पार्टी, जो पॉलिटिकल पार्टी या पार्टी इन पावर है, उसके लिए क्या प्रोविजन है, वो उसके लिए क्या क्या गाइडलाइंस होती है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में, वो एक बार देख लेते हैं। जो सत्तारूढ़ दल होते हैं, चाहे वह केंद्र या राज्य स्तर पर हो, मान लो कि यूपी में या आंध्र प्रदेश में इलेक्शन हो रहे हैं लोकसभा के, तो वहां की जो पॉलिटिकल पार्टी होगी, लोकल पॉलिटिकल पार्टी, उसको भी ये ध्यान रखना पड़ेगा, उसको भी ध्यान रखना चाहिए कि कोई शिकायत या इस टाइप का कोई उसे मौका नहीं देना चाहिए। उसे सुनिश्चित करना चाहिए कि शिकायत का कोई कारण नहीं है। आगे, उसने अपने चुनाव अभियान के लिए अपनी आधिकारिक स्थिति का दुरुपयोग किया है, तो ये दुरुपयोग भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं कर सकती। चुनाव घोषणा पत्र में क्या है, चुनाव घोषणा पत्र में संविधान में निहित आदर्शों सिद्धांतों के प्रतिकूल कुछ भी नहीं होगा। यानी जो हमारी प्रियम्बल है उसमें लिखा है कि जो भारत है वो एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री है। तो डेमोक्रेटिक होने का मतलब है कि जो उम्मीदवार है या जो कैंडिडेट है, जो लोकसभा या स्टेट लेजिस्लेशन के लिए कैंडिडेट जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनका चुनाव निष्पक्ष तरीके से होना चाहिए, ईमानदारी से होना चाहिए, केवल वोटिंग के आधार पर होना चाहिए। उसमें कोई जाति, धर्म, रंग, रूप, लिंग आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो यह है हमारे संविधान के मूल्य। तो इन मूल्य को स्थापित करना मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का प्राथमिक काम होता है, ये ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उससे रिलेटेड कुछ मुद्दे और भी हैं। वो ऐसे मुद्दे कौन कौन से हैं, पहले है एनफोर्समेंट का। एनफोर्समेंट का मतलब जो एमसीसी कानून द्वारा लागू करने योग्य नहीं है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, एमसीसी जो है, एमसीसी एनफोर्सेबल नहीं है। यानी एमसीसी एनफोर्सेबल नहीं है, इसका मतलब यह है कि कोर्ट में इसके अगेंस्ट नहीं जाया जा सकता। अब कोई कैंडिडेट अगर कोई गलती कर रहा है तो एमसीसी को आधार नहीं बनाया जा सकता। इसके अलावा जो आईपीसी है, सीआरपीसी है, वो आधार हो सकते हैं, लेकिन एमसीसी कोई आधार नहीं होता, यानी ये जस्टिसेबल नहीं है एमसीसी। दूसरा है चुनावी कदाचार के नए रूप या न्यू फॉर्म ऑफ इलेक्टोरल माल प्रैक्टिस। इसमें क्या होता है कि आज के टाइम में जो टेक्नोलॉजी है वो बढ़ रही है, सोशल मीडिया है उसका जमाना है, यूट्यूब, इंस्टाग्राम या और भी कई साइट्स हैं। तो उन पे क्या है कि उनके आधार पे कोई ऐसे मामले सामने नहीं आने चाहिए जिसमें पैसा बांटना या रिश्वतखोरी, इन चीजों से बचना चाहिए।
एक है वीक रेस्पॉन्स एंड डिलेड एक्शन, कमजोर प्रतिक्रिया और विलंबित कार्रवाई। जो शक्तिशाली राजनीतिक अभिनेताओं के अनुचित बयानों पर प्रतिक्रिया देने की ईसीआई की क्षमता कमजोर या विलंबित रही है, यानी ये कुछ कमजोरियां हैं इलेक्शन कमीशन की। तो इसलिए राजनीतिक जो कैंडिडेट है परिणामों का सामना किए बिना एमसीसी का उल्लंघन करने का आत्मविश्वास हासिल कर रहे हैं। यानी जो एमसीसी है उसके लागू होने में ना कई सीमाएं हैं, ये उनमें से एक है। उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित करने की शक्ति का अभाव। अगर मान लो कोई कैंडिडेट कोई गलती करता है तो एमसीसी को आधार बना के इलेक्शन कमीशन क्या है कि उसकी जो उसका जो कैंडिडेचर है उसको जो है उसको अयोग्य घोषित नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ये पावर उसके पास नहीं है। हालांकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक क्वेसी जुडिशियल बॉडी है। क्वेसी जुडिशियल बॉडी है। वो कैसे? देखो, जब किसी कैंडिडेट को जो कि लोकसभा या राज्य विधानसभा का मेंबर है, तो अगर उसको हटाना हो तो प्रेसिडेंट जब उसको रिमूव करते हैं तो उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की भी सहमति ली जाती है या उसकी राय ली जाती है, इसलिए इसको क्वेसी जुडिशियल बॉडी बोला जाता है। लेकिन इसके खुद के पास ऐसी पावर नहीं है कि किसी कैंडिडेट को उसका चुनाव में हिस्से लेने को रद्द कर दे या उसके नामांकन को रद्द कर दे। ऐसी कोई पावर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास नहीं है। फिर आगे है प्रौद्योगिकी का उपयोग या यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। इससे क्या हो रहा है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से एमसीसी के उल्लंघन को रोकने के लिए प्रौद्योगिकी आधारित संसाधनों जैसे एआई आधारित सिस्टम का उपयोग किया जा सकता है। आज के टाइम में टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इस पूरे सिस्टम को मैनिपुलेट किया जा सकता है। और कुछ लोग करते भी हैं कि पैसा बांटना, शराब बांटना, ये सारी चीजें इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके लोग करते हैं। तो इस पे भी अभी जो इलेक्शन कमीशन है तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को लागू करने में अभी भी जो टेक्नोलॉजी है उसके सामने कुछ कमजोर है। तो इन चीजों पे सुधार होना चाहिए। एक है इलेक्शन कमीशन की जो स्वतंत्रता है, उसकी बात करते हैं कि चुनाव आयोग को नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी के समान अधिक स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। ये मुद्दा क्या है? ये भी सुप्रीम कोर्ट में मैटर गया था कि जो इलेक्शन कमीशन है वो निष्पक्ष होना चाहिए। अभी इलेक्शन कमीशन में कौन होता है? इलेक्शन कमीशन में जो है प्राइम मिनिस्टर होंगे, एक जो है ओपोजिशन का लीडर हो गया, और एक प्राइम मिनिस्टर द्वारा अपॉइंट एक मेंबर हो गया, एक मेंबर ही हो गए। तो ये दोनों मिलके क्या है कि अपने अकॉर्डिंग किसी मेंबर को जो है ईसीआई नियुक्त कर सकते हैं। इससे पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी थी उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सुप्रीम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, अपोजिशन का लीडर होगा और तीसरे मेंबर जो होंगे प्राइम मिनिस्टर होंगे। तो इससे क्या है कि जो पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में है वो अपने मनमर्जी से जो है उसको अपॉइंट नहीं कर पाएगी, उसमें विपक्ष और सुप्रीम कोर्ट का रोल ज्यादा रहेगा। तो ये इसकी निष्पक्षता को बताता है। तो कहीं ना कहीं जो इसकी स्वतंत्रता है उसमें कहीं ना कहीं कमी दिखती है। तो थैंक यू, आज का लेक्चर इतना ही था। आप सभी को जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है वो जानना चाहिए और सिटीजन को जानना चाहिए। उसके अलावा जो स्टूडेंट्स है उनके लिए इसलिए जरूरी है कि आने वाले एग्जाम में, क्योंकि ये एक चर्चा का विषय रहा है, तो आने वाले किसी भी एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ये जितनी चीजें मैंने आपको बताई हैं इनको आप डिटेल से एक बार वीडियो को देख लोगे, पूरा वीडियो आप देख लोगे, तो उसके बाद मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट और 18वीं लोकसभा के जो इलेक्शन है उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो वो क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा।